TIR एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा सवाल हमारे रे ऑप्टिक्स में आते हैं रिफ्लेक्शन का, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पे आप थोड़ा नजर रखिएगा। पोलराइजेशन में दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम MK सक्सेना। मैं एलन में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ऑप्टिक्स लेता हूँ और ऑप्टिक्स के जो मेन टॉपिक है उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिनसे हम उम्मीद करते हैं इन द एग्जामिनेशन दे विल आस्क द प्रॉब्लम। ऑप्टिक्स को हम अगर बात करें तो हम तीन पार्ट में समझ सकते हैं, एक रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हम तीन चीज़ों को देखना चाहते हैं। जहाँ तक रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में हम जो है रिफ्लेक्शन और जो है और रिफ्रैक्शन, दो पॉइंट हैं। रिफ्लेक्शन पे बेस्ड हमारी जो प्रॉब्लम आती है प्लेन मिरर से आती है। प्लेन मिरर में हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एक साइज ऑफ मिरर पे आता है, और दूसरा हमारे पास में जो प्लेन मिरर है उसमें एक, और कर्व मिरर में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये रहता है कि प्लेन मिरर पर अगर नॉर्मल इंसिडेंट होती है लाइट तो रिट्रेस करती है, और एंगल पे अगर प्लेन मिरर में लाइट आती है तो जो डेविएशन होता है 180 - 2i होता है, उस पर बेस्ड हमारी प्रॉब्लम्स रहती है। जहाँ तक कर्व्ड मिरर की जहाँ तक प्रॉब्लम हम सोचें अगर, तो उसमें हमारे पास में एक फैक्ट पर क्वेश्चन आता है कि एंगल ऑब्जेक्ट जितना सबटेंड करता है मिरर पे, इमेज भी उतने एंगल सबटेंड करती है। उस पर बेस्ड हमारी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम अक्सर रहती है। जहाँ तक मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड सवाल है, तो मैग्नीफिकेशन में हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने कौन से मैग्नीफिकेशन पे हमसे क्वेश्चन पूछा है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हमारा परपेंडिकुलर टू एक्सिस रखा हो तो m लेना है, और अगर अलोंग द एक्सिस मूवमेंट वगैरह है तो हमें मैग्नीफिकेशन को -m² लेना है मिरर के मामले में। तो ये जरूर देखना चाहिए कि वो मैग्नीफिकेशन किस केस में पूछे हैं और हमारा ऑब्जेक्ट एक्सिस के अबाउट कैसे रखा हुआ है। जहाँ तक इमेज की वेलोसिटी पर क्वेश्चन आता है तो प्लेन मिरर में भी आ सकता है और कर्व्ड मिरर में भी आता है, पर उसमें भी आप यही ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किधर है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है या अलोंग द एक्सिस है। इन जो भी मिरर की इक्वेशन अगर आप लें या आगे लेंस में भी आप इक्वेशन लें, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स में एक चीज़ होती है साइन कन्वेंशन। आप जब भी साइन कन्वेंशन देखें तो इनकमिंग एनर्जी से आप जानते हैं अच्छी तरह से साइन कन्वेंशन डिसाइड होता है। अलोंग द फ्लो ऑफ इनकमिंग एनर्जी अगर हम देखते हैं तो आपको जो है पॉजिटिव लेना है क्वांटिटी, और अपोजिट जाके कोई मेजरमेंट लेते हैं तो नेगेटिव लेना होता है। लेकिन हमें कन्वेंशन पूरा ध्यान रखना है, तभी हमारे सवालों के आंसर ठीक बन पाएंगे। तो मिरर पे बेस्ड सवाल रहते हैं, पर ज़्यादा सवाल हमारे रे ऑप्टिक्स में आते हैं रिफ्रैक्शन बेस्ड। तो रिफ्रैक्शन बेस्ड जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास में प्लेन सरफेस की जहाँ तक रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एक तो TIR फिनोमिना है जिस पर हमारे सवाल बनते हैं। उसमें चाहे वो इस फैक्ट पर बने कि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है, या कई बार हमारा लाइट किसी ब्लॉक में जा रही है तो साइड वाली सरफेस से बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी, इस पर बेस्ड सवाल हो सकता है। या वो हमारे जैसे फिश है वाटर टैंक में है तो वो हमें बाहर से दिखेगी या नहीं दिखेगी, या ढकना है तो कितनी बड़ी हमें डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरह के। या फ्रिज में हमारी लाइट गई है तो आपकी अपोजिट फेस से वो निकलेगी या नहीं निकलेगी, कहीं TIR तो नहीं हो जाएगा, इस पर बेस्ड हमारे सवाल रहते हैं। तो TIR एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। अपरेंट डेप्थ पर भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, पर उसमें जरूर ये देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है और ऑब्जर्वर कहाँ है, या हमें दो मीडियम बीच में दे दिए हैं तो वो उनको कैसे हैंडल करना है, इस पर सवाल हमारे एग्जाम में आता है। जहाँ तक स्लेब की बात है, स्लेब से जब हम रिफ्रैक्शन देखते हैं तो स्लेब के अगर दोनों तरफ के मीडियम सेम होते हैं तो हमारी स्लेब केवल लेटरल शिफ्ट करती है, डेविएशन नहीं करती है, या लाइट वापस उसी मीडियम में जाती है तो उसी डायरेक्शन में चली जाती है। इस फैक्ट पर भी स्लेब से रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत आती है, उसको आप ध्यान रखिए। स्लेब हमारा जो शिफ्ट करता है, बेसिकली जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और बीच में स्लेब डालते हैं तो एक तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट आता है, एक लेटरल शिफ्ट मिलती है। तो स्लेब की दोनों शिफ्ट पर आप ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उसके बनते हैं। जहाँ तक प्रिज्म से रिलेटेड बात होती है तो प्रिज्म में हमारे पास में मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन बहुत आता है। रिफ्रैक्शन में बेसिक रिलेशन आप सब जानते हैं कि स्नेल्स लॉ है। अब या तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली स्नेल्स लॉ को भी यूज़ करके कर सकते हैं कि जब प्रिज्म हमारा मिनिमम डेविएशन देता है तो हम सब जानते हैं कि सिमेट्रिकल तरीके से लाइट उसमें एंटर करके एग्जिट करती है। I1 I2 के इक्वल होता है, R1 R2 के इक्वल होता है, R1 और R2 की वैल्यू A/2 के इक्वल होती है। इनसाइड द प्रिज्म लाइट जो है आइसोसेलेस प्रिज्म अगर है, आइसोसेलेस प्रिज्म है तो
पैरेलल टू बेस वो आ जाती है। तो इस तरह का जो फैक्ट है वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। उसमें नॉन इमरजेंस की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। और हम तो ये जानते भी हैं कि एक सिंगल प्रिज्म तो डेविएट भी करता है और डिस्पर्स भी करता है, लेकिन कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि केवल हम डिस्पर्शन करें, डेविएशन ना करें, डेविएशन करें, डिस्पर्शन ना करें। तो हमें प्रिज्म के कॉम्बिनेशन पर भी बात करनी पड़ती है कि दो प्रिज्म लेंगे तो उनके एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ती है। तो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पे आप थोड़ा नज़र रखिएगा। और जहाँ तक अब अपने पास में कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात है, तो उसमें हमारे पास में ये जो टर्म पावर टर्म है, इस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। और लाइट का फ्लो किधर हो रहा है, म्यू1 वहाँ से जहाँ से लाइट आ रही है उसको म्यू1 कहते हैं, और जहाँ लाइट को जाना होता है उसको म्यू2 कहते हैं। इसको म्यू1 म्यू2 को पहचानना है और साइन कन्वेंशन का दिमाग में रखिए। ये रिलेशन पे क्वेश्चन आता है। जहाँ तक इन्हीं जो ये सरफेस में पावर होती है उसी से बेस्ड फिर हमारा लेंस मेकर फार्मूला आ जाता है और लेंस की इक्वेशंस वगैरह आती है। और लेंस में जो सवाल इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि लेंस को अगर हम मीडियम में डाल दें तो उसकी पावर कैसे बदल जाती है और उसकी फोकल लेंथ में क्या चेंजेस आते हैं, ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। तो लेंस का मीडियम में प्रेजेंस में क्या असर पड़ता है वो हमें ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे जो लेंस है उसमें क्रोमेटिक एब्यूरेशन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लेंस है वो क्रोमेटिक एब्यूरेशन देती है, क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। तो उसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होने की वजह से उसमें क्रोमेटिक एब्यूरेशन आ जाता है। और फिर हम कॉम्बिनेशन लेकर के उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर डी डिस्टेंस पे रख करके ये रिमूव करते हैं तो इतनी डिस्टेंस हमें लेनी पड़ती है, और टच एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लेंसेज को रख के अगर हम क्रोमेटिक एब्यूरेशन रिमूव करना है तो इस इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है। और इस फैक्ट के ऊपर बेस हमारे एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड पर भी एग्जाम में कई बार हमारे सवाल मिले हैं और सिल्वरिंग ऑफ लेंस पर भी एग्जाम में सवाल मिले हैं। तो इन टॉपिक पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी में अगर हम बात करें, जब वेव के हम थोड़ा इसी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर यहाँ हम बात करें तो आई में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कौन से लेंस हम यूज़ करेंगे उसकी पावर पे क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑब्जर्वर देखना कहाँ चाहता है, क्योंकि ऑब्जर्वर जहाँ देखना चाहता है तो हमारा जो सिंपल जो पहला जो लेंस होता है जिसको हम आईपीस कहते हैं उसका मैग्नीफिकेशन होता है D/UE से हमें लेना होता है। और हमारी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो उसकी जो मैग्नीफिकेशन है इस बात पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कहाँ देख रहा है। और हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब हम बात करते हैं तो एक मैग्नीफाइड इमेज हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस बना देता है, फिर जो हमारी आई पीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज़ करके उसको फिर फाइनल इमेज देती है। तो नेट मैग्नीफिकेशन जो हमारा होता है वो MO/ME होता है। और हमें रेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या मिल पाती है, यू की हमारी क्या लिमिट है, यू को हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं हम लेंगे, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो टेलीस्कोप में भी यही बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम देखना कहाँ से चाहते हैं, ऑब्जर्वर कहाँ देखना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली वो यूई लेना चाहता है, ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है तो वो इमेज कितना दूर बनी, इन दोनों फैक्ट को यूज़ करके हम उसका मैग्नीफिकेशन की बात कर सकते हैं। और जहाँ तक ट्यूब लेंथ की बात है तो दोनों लेंसेज के बीच के सेपरेशन जो होता है वो V0 + UE से हम बात करते हैं। तो ट्यूब अपना टेलीस्कोप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी साइज़ बड़ी क्यों लेते हैं, उस पर सवाल आता है। वो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ले लेते हैं, रिजॉल्विंग पावर को अच्छा करने के लिए ले लेते हैं, और उसकी फोकल लेंथ भी हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है ताकि मैग्नीफिकेशन अच्छा मिल जाए। इसी के साथ साथ हम आगे वेव ऑप्टिक्स पर जब हम बात करते हैं तो इंटरफेरेंस में बीटा = λd/d पे सवाल आता है। और इसमें जो दो अलग अलग वेवलेंथ का मिक्सचर डाल दें तो कब उनके मैक्सिमा फिर ओवरलैप करेंगे, इस पर बेस्ड एक सवाल अच्छा आता है। ओवरलैपिंग ऑफ 2 पैटर्न जिसमें हम बात करते हैं, या कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पहले अगर कहीं 5th मैक्सिमा मिल रहा था वहाँ मैं 3rd मिनिमा चाहता हूँ तो लैम्डा कितना चेंज करना पड़ेगा, इस तरह के भी वो हमसे सवाल पूछते हैं। इंटरफेरेंस पे एक सवाल आप पक्का मान के चलिए आएगा। और साथ ही साथ हमें डिफ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन में हमारे पास में सेंट्रल मैक्सिमा पर बेस्ड सवाल रहते हैं, जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ हमारी है वो 2 λf/a रहती है। तो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है एफ पे और ए पे। ए कम करने से विड्थ बढ़ती है। पहला मिनिमम तब आता है जहाँ पर लैम्डा का कॉर्नर से आने वाली लाइट में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होता है, तो पहला मिनिमा होता है। और 3 λ/2 पर फर्स्ट मैक्सिमा आता है। इस फैक्ट पर अच्छे सवाल हमारे बनते हैं। एक डबल रिफ्रैक्शन जो डबल स्लिट रिफ्रैक्शन का है उसमें भी सवाल बनता है कि सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर इंटरफेरेंस की कितनी जो है हमारी फ्रिंजेस बनने वाली हैं, उसका नंबर पे सवाल आता है। और साथ ही साथ सर्कुलर अपर्चर लेने के बाद में
एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की जो डिस्क एरी डिस्क बनती है उससे एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो हमारी डिसाइड होती है 1.22 लैम्डा बाई है, इस पर बेस्ड भी हमारे को सवाल मिल जाते हैं। जहाँ तक पोलराइजेशन की बात है, पोलराइजेशन में दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक हमारा मेलस लॉ है और एक हमारा ब्रूस्टर एंगल है। और मेलस लॉ लगाते आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इनकमिंग लाइट हमारी अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है, क्योंकि पोलराइज्ड लाइट पर ही हम मेलस लॉ लगा सकते हैं। और जहाँ तक ब्रूस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन की बात है, हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो परफेक्टली प्लेन पोलराइज होती है और उसके डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जो होती है वो हमारा इंसिडेंट प्लेन के नॉर्मल रहती है। इस फैक्ट पर भी सवाल आते हैं और इसका रिलेशन वो क्रिटिकल एंगल से पूछ लेते हैं, इस पर बेस्ड भी वो सवाल आते हैं। तो कुछ मेन टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, आप इन पर ध्यान रखिए। वैसे तो एग्जामिनेशन है, सभी तरफ से सवाल आते रहते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं आपको उन चीज़ों को जानकारी टाइम टाइम पे देते रहें जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है। तो आप जो हमारा ये जो वीडियोज़ हैं उनको टाइमली देखते रहिए, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं अपनी जानकारी के आधार पर, अपने नॉलेज के एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे शेयर करते हैं, चीज़ आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आप हमारे टच में रहिए। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सक्सेस आपको मिले। थैंक यू वेरी मच। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।